नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे जीव विज्ञान कहते हैं और इंग्लिश में इसको बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान यानी कि जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान जो शब्द है 1801 में लेमार्क और ट्रेवेरियस के द्वारा दिया गया। लेमार्क एवं ट्रेवेरियस। लेमार्क और ट्रेवेरियस ने 1801 में जीव विज्ञान शब्द दिए। इसके बाद अरस्तु ने समस्त जीवों को दो भागों में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत। किसने बांटा इनको? अरस्तु ने। अरस्तु ने दो उपसमूहों में बांटा, नंबर 1 जंतु जगत और नंबर 2 पादप जगत। इसके बाद स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस, इन्होंने भी इनको दो जगत वर्गीकरण ही किया, जंतु और पादप। इसके बाद जर्मनी के हैकल आए। जर्मनी के हैकल ने एक और जगत बनाया, तो यानी कि त्रिजगत किसने दिया? हैकल ने। देखो कैरोलस लिनियस ने भी यही दिया। कैरोलस ने भी क्या दिया? जंतु और दूसरा पादप। जर्मनी के हैकल ने 3 जगत वर्गीकरण दिया, तो तीसरा जगत उन्होंने कौन सा बना दिया? पहला तो जंतु और दूसरा ये पादप भी है, और तीसरा इन्होंने बना दिया प्रोटेस्टा जगत। यानी कि हम कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं 3 जगत वर्गीकरण किसने किया? हैकल ने। या हम कहें तो प्रोटेस्टा जगत की खोज किसने की? हैकल ने। प्रोटेस्टा जगत किसने बनाया? हैकल ने। हैकल ने कौन सा तीसरा जगत बनाया? प्रोटेस्टा जगत। तो क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हैकल ने कौन सा जगत दिया, तो हैकल ने प्रोटेस्टा जगत बनाया। इसके बाद आए अमेरिका के कॉपलैंड। इन्होंने एक जगत और बढ़ा दिया। तो पहला तो अपना यही वाला जंतु, नंबर 2 पादप, नंबर 3 प्रोटेस्टा और नंबर 4 मोनेरा। तो कुछ प्रश्न बना हमारा यहां से। 4 जगत वर्गीकरण किसने किया? तो अमेरिका के कॉपलैंड ने। या कॉपलैंड ने कौन सा नया जगत बढ़ाया की खोज की? तो मोनेरा जगत की। या मोनेरा जगत की खोज किसने की? कॉपलैंड ने। इसके बाद अमेरिका के ही आए R.H. व्हिटेकर। इन्होंने एक जगत और बढ़ा दिया। तो 4 जगत तो अपने यही वाले हैं, नंबर 1 जंतु, नंबर 2 पादप, नंबर 3 प्रोटेस्टा, नंबर 4 मोनेरा और नंबर 5 कवक। तो प्रश्न बना अपना यहां से 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? R.H. व्हिटेकर ने। अमेरिका के हैं ये। या R.H. व्हिटेकर ने 5वां जगत कौन सा बनाया? तो कवक बनाया। कवक जगत की खोज किसने की? तो R.H. व्हिटेकर ने की। इसके बाद 5 ही जगत बनाए गए हैं आज तक। तो अंतिम जो आधुनिक जगत जो बनाया गया वो R.H. व्हिटेकर। तो इसलिए हम कुछ प्रश्न बना हमारा यहां से, आधुनिक जगत के पिता या आधुनिक जगत का वर्गीकरण किसने किया? तो अमेरिका के R.H. व्हिटेकर के द्वारा किया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं अब हम इसमें से। नंबर 1 मोनेरा।
मोनेरा जगत, देखो मोनेरा की खोज तो अभी बता चुके हैं हम, किसने की, कॉपलैंड ने की, लेकिन इस जगत की खोज उन्होंने की, लेकिन ये मोनेरा जो नाम है ना वो किसने दिया, तो ये नाम दिया ऑस्ट्रिया के अर्नेस्ट ने, ऑस्ट्रिया के अर्नेस्ट ने, ऑस्ट्रिया के अर्नेस्ट ने मोनेरा, ये जगत का सिर्फ मोनेरा नाम दिया उन्होंने, खोज उन्होंने की, इन्होंने सिर्फ नाम दिया। मोनेरा कैसे है, तो मोनेरा एक कोष की है, एक कोशिकीय जीव, मोनेरा एक कोशिकीय जीव है और ये प्रोकैरियोटिक सेल वाले हैं। यानी कि मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक सेल वाले एक कोशिकीय जीव हैं। इनमें इसके उदाहरण है, अगर हम देखा जाए तो इसके उदाहरण कौन कौन हो सकते हैं, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे जीवाणु और नीलहरित शैवाल। जीवाणु और नीलहरित शैवाल ये मोनेरा के उदाहरण हो जाएंगे। नोट हो गया। अगली हेडिंग देखते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली हेडिंग देखते हैं हम, अगली हेडिंग देखते हैं हम, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये भी एक कोशिकीय जीव है। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे, अभी मोनेरा में भी यही बात बताई, एक कोशिकीय जीव है, प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय जीव है, तो इनमें थोड़ा सा अंतर है। एक कोशिकीय जीव तो है ये, लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है, मोनेरा में बताया था भी प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, इनके उदाहरण यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। इनके उदाहरण हम देख सकते हैं। इनमें जैसे कि कौन कौन से जीव आते हैं, तो जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इत्यादि, और भी यूग्लिना आदि ऐसे ये इसमें जीव आते हैं। तो ये अपना प्रोटिस्टा और मोनेरा दो हेडिंग हो। अब जैसे कि इससे पहले वाली मोनेरा हेडिंग में हमने ये नोट हो गया, फिर देखते हैं उसको। मोनेरा हेडिंग के अंदर उसका उदाहरण देखा था हमने जीवाणु। इसको देखते हैं थोड़ा। तो जीवाणु एक जीव है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसको पादप जगत में रखते हैं, इसको जंतु जगत में नहीं रखा जाता। तो प्रश्न यह आता है कि ये जीव होने के बावजूद भी हम इसको पादप जगत में क्यों रखते हैं, इसको हम जंतु जगत में क्यों नहीं रखते? क्योंकि हम लोगों को एक वर्ड हमने अच्छे से सुना होगा, कोशिका वृत्ति।
सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति हमें अच्छे से हम लोग जानते हैं, हमें बताया गया है कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप जगत में पाई जाती है। ये जीवाणु, इन जीवाणुओं के ऊपर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसी कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जीवाणुओं को हम पादप जगत में रखते हैं। देखते हैं इनके जीवाणुओं के बारे में। तो जो जीवाणुओं की खोज जो की गई, ये खोज हुई 1683 में। और ये खोज किसने की? तो ये खोज की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की। लेकिन इन्होंने खोज तो की, लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिया था। बैक्टीरिया नाम इन्होंने नहीं दिया था। ये जो नाम दिया गया, ये नाम दिया गया 1829 में। जर्मनी के थे एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग ने इन्हें बैक्टीरिया नाम दिया। क्या नाम दिया इनको? बैक्टीरिया। एहरेनबर्ग ने इनको बैक्टीरिया। एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जितने भी जो भी नाम दिए गए हैं वो सबके सब इंग्लिश में दिए जाते हैं। अब ये चीज हम अपनी भाषा के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर लेते हैं। हमें पता होता है कि हमारी भाषा में बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु होता है, इसलिए कोई भी नाम हिंदी में नहीं दिए जाते। तो एहरेनबर्ग ने इनको बैक्टीरिया नाम दिया। और तो जीवाणु किस जगत में गिने जाते हैं? जीवाणु पादप जगत में इनकी गिनती की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि इनके ऊपर सेल वॉल क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। इसी कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण इनको पादप जगत में रखा जाता है। नोट कीजिए आप इसको। अगली हेडिंग देखते हैं फिर हम। तीसरी हेडिंग देखते हैं हम। प्रोटेस्टा हो गया हमारा, मोनेरा हो गया। अगली कवक को देख लेते हैं। कवक, या इसको हम फंगस भी कहते हैं। तो देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कवक विज्ञान कहलाता है। क्या कहते हैं हम उसको? कवक विज्ञान। ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कवक विज्ञान मतलब कवकों का अध्ययन। लेकिन पेपर में तो ऐसे नहीं आने वाला। पेपर में वो इसके इंग्लिश नाम पूछते। तो कवक विज्ञान को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवक इनको देखो, ये कवकों में जो होता है क्लोरोफिल का अभाव होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल का अभाव। एक पॉइंट बन गया हमारा, कवकों में क्लोरोफिल का अभाव होता है। ये पादप तो होते हैं लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो इसके साथ ही हमारे मन में दूसरा प्रश्न आ गया कि जब इनमें ये पादप है, इनमें क्लोरोफिल का अभाव नहीं होता,
सॉरी क्लोरोफिल का अभाव होता है, यानी कि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, पादप है। तो इससे तात्पर्य हुआ जब इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, और जब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे तो इनको हम क्या कहेंगे फिर? परपोषी। क्या कहेंगे इनको हम? परपोषी। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव है और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए इन्हें परपोषी कहेंगे। अब इनके उदाहरण, अब हम ये देख कहां सकते हैं, ये कवक हमें कहां देखने को मिले? तो जितने भी हमारी खाद्य सामग्री होती है, रोटी, अचार, मुरब्बा इत्यादि, जो भी इन सारी चीजों पर हमें ये कवक देखने को मिल जाएंगे। घरों में हमने अक्सर देखा होगा तो रोटी वगैरह, रोटी रख दी जाती है, अचार रख दिया जाता है, कुछ समय तक अगर ना देखे तो उसके ऊपर एक सफेद सफेद परत सी चढ़ जाती है, वो कवक ही होते हैं। ठीक है, अपनी भाषा, स्थानीय भाषा में उसको फफूंद वगैरह भी कहते हैं, वो यही होते हैं। जो कवक 3 प्रकार के होते हैं। कवक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी। तो देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है हमारा, पहली हेडिंग डाल दी हमने मृतोपजीवी। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो फंगस अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, यानी मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। मृत जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहा जाता है उन्हें? कहते हैं हम मृत। जो भोजन अपना मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कवक कहते हैं। इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। राइजोपस और पेनिसिलिया। ये इसके उदाहरण हैं, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं हम। अगला मृतोपजीवी हो गया, इसका दूसरा देख लेते हैं हम, परजीवी कवक देख लेते हैं। देखो परजीवी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहे, निर्भर रहे, परजीवी कवक कहलाएंगे। जो अपने इसके लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे उन्हें हम परजीवी कवक कहते हैं। इसके उदाहरण, ये जब ये दूसरों पर निर्भर रहते परजीवी हैं तो ये हानिकारक भी अधिक होंगे। हानिकारक होते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए। इसके उदाहरण जैसे कि पक्षिणिया इत्यादि और भी होते हैं, ये परजीवी कवक कहलाते हैं। अगला देखते हैं हम सहजीवी। सहजीवी, सह मतलब साथ और जीवी मतलब जीवित, यानी कि नाम से ही स्पष्ट हो गया, सहजीवी यानी कि साथ साथ जीवित रहना। यह कोई एक पौधा ही नहीं होता है, इसमें कोई एक पौधा नहीं होता। सहजीवी के अंतर्गत 2 पौधे साथ साथ रहते हैं और वो दोनों यही होते हैं, लाइकेन तो इसका उदाहरण है, शैवाल और कवक। ये दोनों पौधे होते हैं जिन्हें हम संयुक्त रूप से लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन इसका सहजीवी का उदाहरण है।
तो इसमें दो पौधे साथ साथ रहते हैं। दो पौधे साथ साथ रहते हैं। इनका काम क्या होता है, एक इसमें से एक पौधा खनिज लवण देता है और दूसरा भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। देखो, अगर एक पौधा इस दूसरे पौधे को खनिज लवण ना दे तो बताओ दूसरा पौधा भोजन कहां से बनाएगा? या तो ये इस पर डिपेंड हुआ, ये इस पर डिपेंड हुआ। अगर इसकी भी बात करें तो ये खनिज लवण तो दे रहा है, लेकिन अगर ये पौधा इसके लिए भोजन ना बनाए तो वो क्या खाएगा? तो ये दोनों पौधे तब तक ही जीवित रहेंगे जब तक कि ये दोनों पौधे जीवित हैं। तब यदि इनमें से दोनों में से कोई भी एक पौधा यदि किसी भी तरह से मर जाता है, यानी सूख जाता है, टूट जाता है, तो दूसरा पौधा भी अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। इसके उदाहरण देख सकते हैं हम। लाइकिन प्रसिद्ध उदाहरण है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं हम। नोट कर लीजिए आप लोग इसे, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला चौथा जगत है हमारा पादप जगत। जैसा नाम वैसा ही काम होगा, पादप यानी कि पौधे। तो पादप जगत में हम समस्त पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। पादप जगत को 3 भागों में बांटा गया है। थैलोफाइटा, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर 3 ट्रेकियोफाइटा। एक एक से देखते हैं हम। पहला थैलोफाइटा। जैसे कि थैलोफाइटा नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है, इसमें जो पौधे पाए जाते हैं उनका आकार थैलस के प्रकार का होता है। कैसे होते हैं? थैलस प्रकार के होते हैं। इसी के आधार पर इनको हम थैलोफाइटा कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें थैलोफाइटा के उदाहरण में जैसे कि हम देख सकते हैं, तो इसमें शैवाल ऐसे छोटे छोटे पौधों को इसमें रखा जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं जो पौधे विकसित नहीं हुए वो इस जगत में रखे जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जो सबसे पहले पृथ्वी पर जो पौधे उगे, सबसे छोटे छोटे जो पौधे, उनको हम इस जगत में रखते हैं। तो इसके उदाहरण हम मान सकते हैं शैवाल। चलो शैवाल आया है तो थोड़ा सा शैवाल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल विज्ञान। अच्छे से पता है हमें। शैवालों का अध्ययन शैवाल विज्ञान कहलाता है। लेकिन अब ये चीजें तो वो हमसे नहीं पूछेगा, तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इसको कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? फाइकोलॉजी। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि
फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं हम? शैवालों का। या शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। थैलोफाइटा हो गया। अगला हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो पौधे होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। यानी कि उभयचर से तात्पर्य ऐसा जीव पौधा, यहां पौधे की बात हो रही, तो ऐसा पौधा जो जल और स्थल यानी कि थल दोनों जगह पर पाया जाता हो, उन्हें उभयचर कहते हैं। तो पादप जगत के उभयचर किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कोई पौधा नहीं है, ये जगत, इस जगत के अंतर्गत आने वाले सारे पौधे उभयचर कहलाएंगे। तो ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? पादप जगत के उभयचर। क्या कहा जाता है इनको? पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इस प्रकार के वृक्ष ये क्या करते हैं? मिट्टी को अधिक बांध के रखते हैं, यानी कि इनकी जड़ें मिट्टी को अधिक जकड़ के रखती हैं। तो इससे क्या होगा? इससे ये वर्षा के जल के अच्छे अवशोषक भी होते हैं, तो बाढ़ नियंत्रण में सहायक भी होते हैं ये, और मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। यानी कि तो इसका मतलब ये पौधे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। और इनमें इसके उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि इसके उदाहरण स्फेग्नम। अब इसकी भी एक खासियत है। इसकी क्या है? अभी तो बताया मैंने कि ये जल धारण क्षमता, इनकी अवशोषण क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी जल को अच्छे से, तो उसी में से ये पाया जाता है स्फेग्नम। तो ये स्फेग्नम की भी जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? स्फेग्नम का उपयोग हम जल सोखने के लिए करते हैं। यानी कि तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? जैसे कि हमें कोई पौधा कहीं ले जाना है, तो उस पौधे को अब ले जाएंगे तो बिना पानी के वो पौधा मुरझा जाएगा, तो उसके साथ हम इसको लगा देते हैं इसकी जड़ पे। तो जिससे क्या होता है? इसमें पानी अधिक पानी सोख लेता है, तो इसी से उस पौधे को भी पानी प्राप्त होता रहता है। तो इसके लिए हम किसके लिए यूज करते हैं इसका? उस जल के अवशोषण में, यानी उस पौधे को जल प्राप्त करने के लिए। और दूसरा तो हम लिख सकते हैं स्फेग्नम का उपयोग जल सोखने या जल धारण करने, जो भी कुछ भी लिख सकते हैं हम। और इसका स्फेग्नम का उपयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं हम। उपयोग इसमें भी करते हैं। नोट कर लीजिए आप इन्हें। अगली तीसरी हेडिंग है हमारी, थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया। तीसरी हेडिंग कौन सी आती है हमारी? तो तीसरी हेडिंग आएगी हमारी
ट्रैकियोफाइटा। अब देखिए, अभी हम देखते आ रहे, अभी मैंने बताया कि सबसे जो पहले जो प्रकार था इनका थैलोफाइटा, उसके बाद थैलोफाइटा के बाद दूसरा आया हमारा ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में पौधे थोड़े से और डेवलप हो गए। तीसरा इसका जो भाग आया, सॉरी, आगे और डेवलप हो गए, तो इसको हमने एक अलग शाखा बना ली इसके लिए। पादप जगत का एक भाग बना दी हमने, ट्रैकियोफाइटा। तो इस ट्रैकियोफाइटा में पौधे क्या है, विकसित हो गए। तो विकसित पौधे यानी बड़े हो गए, तो इनमें भोजन के लिए एक तंत्र पाया जाने लगा। यानी उस तंत्र को हम क्या कह सकते हैं, संवहन तंत्र। संवहन तंत्र पाया जाने लगा। अब और संवहन तंत्र के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक, तो इन पौधों में संवहनी ऊतक, दो संवहनी ऊतक होते हैं हमारे, जाइलम और दूसरा फ्लोएम। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जाइलम से जल बना दो, फ्लोएम से फूड बना दो, फूड यानी कि भोजन। तो जाइलम ऊतक का क्या काम है, जाइलम जड़ों में पाए जाने वाला ऊतक है, पौधों की जड़ों में। ये क्या करता है, पौधों की जड़ों से जल अवशोषित करके, जल के साथ साथ खनिज लवण, जल प्लस खनिज लवण, देखिए खनिज हम बना नहीं सकते, खनिज तो जो है प्रकृति द्वारा हमें दी हुई है, तो ये भूगर्भ से ही प्राप्त हो सकता है। तो पौधे जाइलम के द्वारा जल के साथ साथ खनिज और लवण, ये दोनों चीज भी पृथ्वी से ही सोखते हैं, और उसके बाद इसको पूरे पौधे के सभी भागों में जाइलम के द्वारा भेज दिया जाता है। इसके बाद आया अपना दूसरा फ्लोएम ऊतक। ये फ्लोएम ऊतक जो होता है पौधे के हरे भागों में, यानी कि हम कह सकते हैं पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा, पौधे का जितना ज्यादा हरा भाग होगा वहां पे क्लोरोफिल। तो पौधे में सबसे ज्यादा हरा भाग होता है अपना क्या, पत्तियां, तो वहां क्लोरोफिल पाया जाता है। अब वहां क्लोरोफिल पाया जाता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उस भोजन को ये फ्लोएम ऊतक पौधे के उन हरे भागों अर्थात पत्तियों से लेकर पौधे के संपूर्ण भागों में भेजा जाता है, पौधे के संपूर्ण भागों में भेजा जाता है। इसके हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि टेरिडियम, पाइन आदि, ये इसके उदाहरण, जिसमें से इस टेरिडियम का उपयोग किस लिए करते हैं हम, चारे के लिए किया जाता है। टेरिडियम चारा के रूप में, टेरिडियम चारा के रूप में उपयोग होता है। दूसरा आया अपना पाइन, पाइन का उपयोग फर्नीचर में, फर्नीचर के रूप में, नोट कर लीजिए इन्हें। हो गया, देखते हैं इसको। तो हमारा पहला प्रकार हुआ थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और तीसरा ट्रैकियोफाइटा। इसके बाद ट्रैकियोफाइटा को दो भागों में बांट दिया। इसके भी दो प्रकार हो गए, आवृतबीजी, अनावृतबीजी। आवृतबीजी और ए और बी कुछ भी डाल दीजिए हेडिंग पर, आवृतबीजी और अनावृतबीजी।
आवृतबीजी और अनावृतबीजी, आवृतबीजी और अनावृतबीजी। ये इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे जो आवृतबीजी होते हैं ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं। यानी कि इसमें जैसे कि बड़े, हम अगर देखना चाहें तो बड़े पौधों को हम जैसे रख सकते हैं पीपल, बरगद, ऐसे बहुवार्षीय पौधे होते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं। और भी इसमें आ जा, और इसके आवृतबीजी के उदाहरण जो अभी हमने लिखे उनमें से कुछ इसके भी उदाहरण बना सकते हैं हम, जैसे कि साइकस, और वही अभी देखा था हमने वही उदाहरण पाइन इत्यादि। जिसमें ये जो साइकस होता है ना, इस साइकस के पेड़ से मंड निकालकर, मंड को इंग्लिश में हम कहते हैं स्टार्च, साइकस के वृक्ष से स्टार्च निकाल करके, और उसी से स्टार्च निकाल करके क्या बनाते हैं हम, साबूदाना। साइकस से स्टार्च निकालकर हम साबूदाना बनाते हैं। अगला प्रकार कुछ गड़बड़ हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो उदाहरण, ये जो बताया गया है वो सब आपका अनावृतबीजी का है। गलती से हो गया, ये अनावृतबीजी है। दूसरा आते हैं अपने, अगला देखते हैं हम आवृतबीजी का। तो अनावृतबीजी यानी कि ये बी वाली हेडिंग अपनी पहले हो गई। अगली हेडिंग देखते हैं तो फिर हम आवृतबीजी, चलो इसको साफ कर ही देता हूं। उसको भी हो गया ए, या अब भी डाल दो उसको, ये बना देना। तो कौन सी अपनी अनावृतबीजी हो गई। अगली डाल, तो अगली देखते हैं हम आवृतबीजी। आ गया अपना आवृतबीजी। आवृतबीजी में पौधों को, आवृतबीजी पादपों में, इनमें पौधों को, जो पौधे के जो बीज होते हैं भ्रूणपोष, उनके आधार पर हमने दो भागों में इनको भी दो भागों में बांटते हैं। तो वो दो कौन कौन से भाग हो गए फिर से, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री पहला देखते हैं हम, जैसे कि एक बीजपत्री। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक बीज पत्र। अब ये पत्र क्या होता है वो चीज देख पहले हमें पता होगी तो हमारा ये आंसर लग जाएगा। तो देखो, एक बीज पत्री, पत्र से मतलब होता है जैसे कि आपने किसी भी पौधे, किसी का भी एक बीज ले लो, तो जैसे, तो आवृतबीजी के हम देख रहे थे, आवृतबीजी के भी हमने दो भाग कर दिए, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। पहले हेडिंग डालते हैं जिसमें से एक बीजपत्री। वैसे तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक बीजपत्री यानी बीज का सिर्फ एक ही पत्र हो। पत्र मतलब, अब ये पत्र क्या होता है वो चीज नहीं पता हमें। पत्र से मतलब होता है, जैसे कि आप उदाहरण लीजिए चना। हमने घरों में, अपने में, हमारे घरों में चने होते हैं। चने को जब ऊपर से, चने का ऊपर का कवर निकाल दीजिए तो चने के अंदर दो पत्र मिल जाएंगे आपको, दो अलग उसके दो पार्ट्स मिलेंगे। जो अपनी घर की भाषा में जो चने के जो दौल वगैरह होते हैं तो दो निकलते हैं, वही उसके पत्र हैं। यानी कि इसी तरह से हमें इसमें कुछ नया नहीं है पढ़ने को, हमें क्या करना है बस इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो। किसी भी चीज का हम बीज बस उसका खोल के देख सकते हैं, कवर हटा के उसके। अगर एक उसमें सिर्फ एक ही है जिसके टुकड़े नहीं है तो वो एक बीजपत्री, अगर जिसके अंदर दो टुकड़े हैं तो वो द्विबीजपत्री है। एक बीजपत्री जैसे कि, तो एक बीजपत्री में हम डाल सकते हैं इसमें
किस किस को, बहुत एग्जाम्पल होते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, चावल, गेहूं, बाजरा, चावल इत्यादि। ये सारी चीजें हमने देखा होगा। गेहूं आपने खुद भी देखा होगा। तो बताओ क्या गेहूं के दो बीज पत्र तो नहीं होते, हम उसको तोड़ तो नहीं सकते। जो अपने आप में टूटा होता है वो तोड़ने को तो हम किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं, अपने आप में नेचुरली होना चाहिए। तो वो ये इस तरह के जो भी उदाहरण अपने आएंगे वो सब के सब सुपारी, नारियल, लहसुन, ये सब देखा ही है। चाहो तो लिख लो, सुपारी, नारियल, लहसुन, ये सब कैसे हैं? आदि। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब एक बीजपत्री के उदाहरण हैं। नोट कर लीजिए आप इसे। चलो दूसरा देखते हैं। द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री का तो अभी बता ही चुके हैं, जिसमें दो बीज पत्र होंगे वो द्विबीजपत्री। दो बीज पत्र होंगे वो द्विबीजपत्री। इसमें उदाहरण तो जो भी हमने अपने घरों में देख रखा है उन सबको उदाहरण में ले लीजिए। इसके अलावा और भी चीजें उदाहरण में आ जाती हैं। अब देखिए, ये तो मैं अभी आपको बता चुका हूं, जैसे चना, मटर, सरसों, मूंगफली, ये सब द्विबीजपत्री। ये तो आप सबने देख रखा है। मटर, चना, मूंगफली, ये सब इसके उदाहरण हो गए। अब इसके अलावा ये चीजें तो वो पेपर में नहीं पूछने वाला हमसे, तो वो आ जाए वो और अच्छी बात है हमारे लिए, पर जरूरी नहीं है। ये सबको पता है कि ये तो बच्चे ने भी देख रखे हैं, घरों में होते, तो वो हमसे फिर क्या पूछें? वो हमसे ऐसी चीज पूछेंगे कुछ जो हमने नहीं देख रखी हो। तो उसमें क्या चीज आती है उनको देखो, जैसे कि बबूल, छुई मुई, गेंदा, डहलिया, गेंदा, डहलिया, इमली, और सभी दाल, जितनी भी हमारी, जैसे सभी दाल, जैसे अरहर या तुअर, उसमें भी दो पत्र होते हैं। राजमा, चना, उड़द, मूंग इत्यादि, इन सभी में अपने द्विबीजपत्र होते हैं। तो हम सबके नाम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दिया हमने क्या? सभी दाल। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब के सब द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं। तो नोट कर लीजिए इसको। आज के लिए इसमें इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।